वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काव्यगत विशेषताओं अर्थात काव्यगत सौष्ठव का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, ये तो हो गई पहला प्रश्न। दूसरा क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काव्य विशिष्ट को प्रतिपादित कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि ये उत्तर है। चलिए अब देखने का प्रयास करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को प्रयोगवादी काव्यधारा के अंतर्गत नई कविता का सशक्त कवि माना जाता है। फ्रेंड्स, हम इसमें देखते हैं कि प्रयोगवादी काव्यधारा पहली बात हो गई। दूसरी क्या है? नई कविता। फ्रेंड्स, हम प्रयोगवादी काव्यधारा के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो नई कविता है, नई कविता का जो प्रतिपादन है वह उसका श्रेय आगे को दिया जाता है। यानी कि 1943 ईस्वी में नई कविता के दिया जाता है। ये तो ठीक हो गया। अब हम देखते हैं नई कविता के अंतर्गत तार सप्तक आता है, और जो तार सप्तक का प्रकाशन है वह आगे के संपादकत्व में संपादित हुआ था। और उसमें हम देखते हैं कि 7 कवियों की रचनाएं संकलित थी। और उसी तार सप्तक के अंतर्गत जो दूसरा सप्तक है, तो उसमें कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी मिलते हैं। उसमें ही कवि की जो अधिक से अधिक रचनाएं हैं उसमें हम उसी काल में देख सकते हैं। अब चलिए हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। उनकी काव्य रचना में भाव पक्ष एवं कला पक्ष का उचित समन्वय मिलता है। फ्रेंड्स, जो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, उनकी कविताओं में हमें जो भाव पक्ष है और दूसरा जो कला पक्ष है, दोनों का समन्वय तो मिलता ही है। इसके अतिरिक्त उनके काव्यगत विशेषताओं का भाव पक्ष एवं कला पक्ष के आधार पर अगर लिखित शीर्षकों के आधार पर वर्णन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, उनकी कविताओं को हम इस प्रकार वर्णन कर सकते हैं। चलिए अब उसको देखने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भाव पक्ष, यानी कि जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का भाव पक्ष है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव पक्ष अर्थात अनुभूति पक्ष का वर्णन निम्नवत है। फर्स्ट, खोखलेपन पर करारा प्रहार, इनकी पहली विशेषता हो गई। डॉक्टर देवेश ठाकुर के अनुसार सर्वेश्वर दयाल ने आज के सामाजिक वैषम्य, खोखले जीवन, व्यापार और कड़वाहट से भरी प्रवृत्तियों के प्रति सजगता दिखाई है। कभी केवल इनके प्रति कटु ही नहीं रहा है, उसने अनेक समाधान का भी मार्ग प्रस्तुत किया है। देश की चिंता, भीतर से रिक्त होते हुए आदमी की मनः स्थिति का यथार्थ चित्रण उन्होंने अपनी कृति गर्म हवाएं में इस प्रकार प्रस्तुत किया है। 53 करोड़ बाहों के बीच में खड़ी है मेरी कविता। फ्रेंड्स, इसमें कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी यही बताना चाहते हैं कि जो इनकी कविताएं हैं वह सभी व्यक्ति के बीच रहती हैं और उनसे जो भी प्रेरणा मिलता है वह उसको देखने का प्रयास करती हैं। जो जैसे ही हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि अनेक प्रकार की मनः स्थिति का वर्णन तो होता ही है। इसके अतिरिक्त जो हमारे देश में जितने भी व्यक्ति हैं उनके अंदर जो भी इच्छाएं रहती हैं, जैसे कोई व्यक्ति परेशान है, कोई व्यक्ति दुखी है, तो इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं वह हम कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताओं में बहुत ही अच्छे रूप में देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे देखते हैं कि इन सब प्रवृत्तियों को जानने के लिए कवि को अपने जो समकालीन जो समय उस समय चल रहा होता है उससे बिल्कुल रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। तो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को ये भी कहा जा सकता है कि वे अपनी जो उनके समय में समस्याएं थी वो इससे बहुत ही अच्छे से परिचित थे। अब आगे फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो इनकी अगली विशेषता है वह है समसामयिक परिवेश की सच्चाई। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने बात किया था ना, यही आ गया। अब समसामयिक परिवेश की सच्चाई, उनकी काव्य रचना में समसामयिक परिवेश की पूरी सच्चाई के साथ उभरा है। ढोंगी नेता, पैंतरबाज चालाक लोगों की पाशविकता एवं सड़ी गली व्यवस्था पर उनकी पीड़ा साकार होती है। यानी फ्रेंड्स, जो नेता नहीं होते हैं उनके खिलाफ, और जो व्यवस्था हमारे देश में ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर, उसके भी खिलाफ कवि सर्वेश्वर दयाल जी व्यंग करते हैं।
तीसरा है सिद्धांत और व्यवहार का वैषम्य। उनकी पैनी दृष्टि ने जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त विषमता को देखा है। उन्होंने समाजवाद और समानता के नाम की ईंटें पकाने वाला राजनीतिक परिवेश, सत्ता द्वारा दमन, सामाजिक विकृति परिदृश्य, मानवीय बेबसी, बुद्धिजीवियों की अकर्मण्यता, नैतिक दारिद्र्य, जीवन की थकान और उदासीनता की वाणी देता है। तभी तो वो कहते हैं गरीबी हटाओ के आंकड़े और नक्शे बेनामी होते हैं। गरीबी हटाओ के आंकड़े और नक्शे बेनामी होते हैं। फ्रेंड्स, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी यही बताना चाहते हैं कि ये जो गरीबी हटाओ नारा नहीं चलता है, इसके जो आंकड़े बनते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो गरीब व्यक्तियों का नाम तो उसमें रहता ही है, उसमें फिलअप कर दिया जाता है। लेकिन हम आगे ये भी देखते हैं कि उनका नाम तो रहता है लेकिन उसका बेनिफिट जो है वह पूंजीपति वर्ग भी उठाता है। इसका विरोध कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अपनी कविताओं में करते हैं। आगे हम देखते हैं कि करुणा और पीड़ा का यथार्थ चित्रण। करुणा और पीड़ा का यथार्थ चित्रण भी कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताओं में हमें देखने को मिलता है। हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। समाजवादी दृष्टि और सहज मानवीय संवेदना ने उनके अंतर में पीड़ित शोषितों के प्रति एक करुणा की सृष्टि की है जो उनकी वाणी से फूट पड़ती है। परिणामतः उन्होंने पीड़ा, दुर्बलता, मरण, अकेलापन और बदहवास दुनिया को वास्तविक चित्र उतारा है। कुआनो नदी कविता दिल्ली की सड़कों और नदी तथा कस्बे की जिंदगी को पेश करती हुई मानवीय सदाशयता के साथ मरते हुए मनुष्य और विपन्न जीवन की सही झांकी अंकित करती है। ये जो फ्रेंड्स कुआनो नदी नामक कविता है, ये इनकी क्या है, करुणा और पीड़ा के यथार्थ चित्रण को बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत करती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं जो इनकी अगली विशेषता है वह है रचनात्मक दृष्टि। समाज की ये भीषण विसंगतियों के कवि के मानस को झकझोर देती है, पर उसके मानवीय बोध को मिटा नहीं सकती, क्योंकि उसने जीवन के दर्शन की समग्रता को ही ग्रहण किया है। इस कारण उनकी रचनाओं में एक प्रकार की सौंदर्य आ गया है। फ्रेंड्स, जो रचनात्मक दृष्टि है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जो रचना शैली है वह अलग अलग होती है। ठीक इसी प्रकार कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना शैली भी अलग अलग है। इसलिए जो उनकी रचनात्मक दृष्टि है, हम उसमें देखते हैं कि जो विसंगतियाँ हैं, यानी कि कवि के सामने उनकी विसंगतियाँ क्या हैं, जो शोषित वर्ग की समस्या हैं वही कवि की विसंगतियाँ बन जाती हैं और उसको ही उन्हीं विसंगतियों को कवि अपनी कविताओं में लिखने का प्रयास करता है। तो उसी को बताया गया है यहाँ पर रचनात्मक दृष्टि के अंतर्गत। हम आगे देखते हैं कि जीवन के प्रति आस्था का स्वर। घुटन, अर्थहीन शोर और मायूसी के वातावरण के बीच भी वे जिंदगी के प्रति आस्थावान हैं, क्योंकि जिंदगी के लिए एक मरा हुआ चूहा नहीं है। फ्रेंड्स, इसमें ही बताया गया है जो किसी भी व्यक्ति का जीवन है, हमें इसमें विश्वास रखना चाहिए कि जीवन यदि हमें मिला है तो हमें उसे अच्छे से जीना है। यदि हम उसको जी नहीं सकते तो समझ लीजिए वो जीवन उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो कमज़ोर व्यक्ति होता है, शोषित होता है, जिसके पास सुविधाएं नहीं रहती हैं, वह अपने जीवन को किस प्रकार जिएगा, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इसी पर विचार करते हैं और वो उनकी जो समस्याएं हैं उसको अपनी कविताओं में वर्णन करने का प्रयास करते हैं। हम आगे देखते हैं कि क्रांतिवृष्टा। निसंदेह समाज की यथार्थ स्थिति से जो संवेदना जगी, उसका आंतरिक संवेदनाजन्य आक्रोश उनकी कविता में फूटा है। जो खतरा हम सब पर मंडरा रहा है उसे वे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। वे उसकी चेतावनी भी दे रहे हैं और इसलिए क्रांति का आह्वान कर रहे हैं। ओ मेरे देशवासियों, छूट ना जाए कहीं क्रांति की डोर। फ्रेंड्स, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी यानी कवि सर्वेश्वर जी अपने देशवासियों का आह्वान करते हैं। आह्वान मतलब करना होता है, जैसे एक प्रकार से इनकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं क्रांति करने के लिए, ताकि जो पूंजीपति वर्ग के पास जो धन है वह शोषित वर्ग को मिल जाए। इसीलिए वे ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार शोषित वर्ग को हमेशा अपने अधिकारों के लिए विद्रोह तो करना ही चाहिए, और विद्रोह करने से यदि सफलता मिलती है तो शोषित वर्ग को बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम आगे देखने का प्रयास करते हैं कवि सर्वेश्वर की जो कविगत विशेषताएं हैं।
तो फ्रेंड्स, अब जो अगली विशेषता है वह है जीवन के विविध पक्षों की व्यंजना। चलिए अब हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। हमारा जीवन वैविध्यपूर्ण है, उसके अनेक पक्ष हैं, सफ़ेद काले, धूमिल तेजहीन, तेजयुक्त आदि। सभी पक्षों का चिंतन करके ही उस सत्य को पा सकते हैं। फ्रेंड्स, कभी इसमें सर्वेश्वर जी यही बताना चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है उसमें हम अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के वैविध्यपूर्ण समस्याएं देखते हैं, जिसमें से काली अर्थात कुछ समस्याएं अत्यंत गंभीर होती हैं, कुछ धूमिल, कुछ उससे थोड़ा कम होती हैं, तेजहीन, कुछ अत्यंत मतलब आसान होती हैं लेकिन हम उसको बहुत बड़ी समस्या समझ लेते हैं, और कुछ तेजयुक्त, और कुछ तेजयुक्त भी अर्थात कुछ ठीक ठाक समस्याएं होती हैं। इसमें ये बताया गया है कि सभी पक्षों का चिंतन करके ही उस सत्य को पा सकते हैं जिसे हम ग्रहण करना है। अर्थात यदि हम किसी सत्य को पाना चाहते हैं तो हम उसको इस प्रकार पा सकते हैं यदि हम उस पर ठीक ठाक बैठकर चिंतन करें। इन विविध पक्षों की व्यंजना में कवि की अनुभूति की विशिष्ट सामर्थ्य की ही सहायक होती है। उसमें जितनी प्रखर और सूक्ष्म अनुभूति होगी उतनी ही अधिक सामर्थ्य होगी। सादगी से भरा यथार्थ जिसमें आरोपित मूल्यों की झलक तक नहीं, उसका एक उदाहरण है। चलिए अब हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। महुआ, इमली और जामुन बिनती, जो तेरी इस सड़क पर घरघराती, मोटरों और इक्कों को अंगूठा दिखाती थी। यानी महुआ, इमली और जामुन बिनती, जो तेरी इस सड़क पर घरघराती, मोटरों और इक्कों को अंगूठा दिखाती थी। फ्रेंड्स, ये तो फ्रेंड हो गई कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये उदाहरण, यानी कि जो जीवन के विविध पक्ष हैं उससे संबंधित। हम आगे देखते हैं व्यंग्यात्मकता, जो इनकी अगली विशेषता है, यानी कि भाव पक्ष के अंतर्गत वह है व्यंग्यात्मकता। नई कविता की विशेष प्रवृत्ति व्यंग्यात्मकता भी इनकी कविताओं में स्पष्ट दिखाई देती है। निसंदेह वे समाज की उन विसंगतियों के प्रति व्यंग्यात्मक आक्रोश व्यक्त करते हैं जो शाश्वत जीवन मूल्यों को खोखला कर रही है और समाज को अपनी दाढ़ी से चबाए जा रही है। यह पंक्तियाँ इस तथ्य को कितना सरलता से प्रस्तुत कर रही हैं, इसको कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी दिखाने का प्रयास करते हैं। नक्कालों से सावधान चिल्लाए, लेकिन अपने भीतर गंदगी नालियों का नरक छिपाए, ऊपर से साफ चिकने बने रहें। फ्रेंड्स, इसमें कवि सर्वेश्वर जी ये बताना चाहते हैं कि कुछ लोग होते हैं ना, कुछ व्यक्ति होते हैं हमारे समाज में, तो ये हमेशा ये बताने का प्रयास करेंगे कि हमें नकल नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी भी परीक्षा में आप नकल नहीं करिए। नकल ना किया जाए ये अच्छी बात है, लेकिन अब यदि आप दूसरों को बता रहे हैं नकल नहीं करना चाहिए किसी का, तो परीक्षा की ही बात नहीं है, किसी भी चीज़ में तो आप भी नकल ना कीजिए, हैं। कवि सर्वेश्वर जी इस पर विचार करते हैं। तो इसी पर विचार करते हुए कवि सर्वेश्वर जी व्यंग्य करते हैं और इसी के साथ कवि का जो भाव पक्ष है वह समाप्त हो जाता है। अब हम कवि के कला पक्ष पर आते हैं। तो चलिए कला पक्ष की शुरुआत करते हैं। कला पक्ष सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के कला पक्ष अभिव्यक्ति पक्ष संबंधी विशेषताएं निम्नवत हैं, अर्थात इनके कला पक्ष को हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कवि सर्वेश्वर जी हैं उनके जो काव्यगत विशेषताएं हैं उसमें हम लोगों ने देखा जो कला पक्ष है उसकी पहली विशेषता है काव्य भाषा। तो चलिए हम लोग काव्य भाषा को देखने का प्रयास करते हैं। भाषा किसी भी कवि की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होती है। सर्वेश्वर दयाल ने काव्य भाषा में बड़ा संघर्ष किया है। निराला के शब्दों में जिस वृत्त पर कृति की कलिका खिलती है वह है भाषा। अर्थात निराला ने भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जिस वृत्त पर कृति की कलिका खिलती है उसे भाषा कहते हैं। डटस रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि नई कविता के युग में आज काव्य भाषा की वह अंतिम आहार शेष रह गया है जिसके सहारे नई कविता को समझा जा सकता है। सर्वेश्वर दयाल ने यह सदैव अनुभव किया है कि भाषा का संबंध व्यक्ति के अस्तित्व से है। सर्वेश्वर दयाल ने एक ऐसी काव्य भाषा को जन्म दिया है जो भाव को विकृत करने वालों तत्वों को नष्ट कर सके। उन्होंने शब्द और अर्थ की विसंगति के लिए वाक्य और शब्दों के संबंध में एक नई आधारशिला बनाई है। ये तो फ्रेंड्स हो गए जो काव्य भाषा है। उसमें हम देखते हैं निराला ने सबसे पहले निराला ने कहा कि जिस वृत्त पर कृति की कलिका खिलती है वह है भाषा। और आगे एक रामस्वरूप
चतुर्वेदी हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी का जी का भी एक ठीक ठाक योगदान है। यानी कि जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास अर्थात क्या कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रस्तावना है वह रामस्वरूप चतुर्वेदी की जी के द्वारा लिखी गई है। एक प्रकार से कह सकते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी और शुक्ल जी दोनों एक दूसरे के या कह सकते हो मित्र थे। चूँकि एक दूसरे से सहयोग लेते थे तो स्वाभाविक सी बात है मित्र कहलाएंगे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। हम आगे देखते हैं कि सर्वेश्वर दयाल की भाषा बोलचाल की गंवारू लहजे से मुक्त है। देसी भाषा के तमाम शब्द जिसमें अपार शक्ति छिपी है सर्वेश्वर दयाल की भाषा में मिलते हैं। आपकी भाषा में विदेशी शब्दों के फूहड़ अनुवाद नहीं मिलते। रोजमर्रों के शब्दों को उन्होंने एक नया अर्थ प्रदान किया है। व्यंग्य और वक्रोक्ति से युक्त भाषा कोई खीज, आक्रोश, गुस्सा, जुझलाहट आदि मनोभावों को व्यक्त करने की शक्ति है। कभी कहता कम और संकेत ज़्यादा करता है। सर्वेश्वर दयाल की अनपढ़ भाषा में एक सौंदर्य है। अर्थ व्यंजना उनकी भाषा में खूब मिलती है। कभी जिस बात को जिस ढंग से कहना चाहता है भाषा उस ढंग से न कह नहीं पाती। उनकी काव्य भाषा में गद्यात्मकता दिखाई देती है। ये तो फ्रेंड्स हो गई जो हम देखते हैं कि जो हमारे समाज में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम अपने मुंह से बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उसी को यहाँ पर रोजमर्रा के शब्द कहा गया है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी उसमें ही बताना चाहते हैं कि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी उन शब्दों को अपनी कविताओं में बहुत ही एक अच्छे रूप में प्रस्तुत किए हैं। और उनको मतलब क्या कह सकते हैं आप, उन्होंने ऐसी कोई भी शब्द नहीं लिखे हैं जो भी किसी व्यक्ति को अच्छा ना लगे। तो फ्रेंड्स तो हो गई हम काव्य भाषा संबंधी विशेषता। हम आगे देखते हैं काव्य बिंब संबंधी विशेषता। काव्य बिंब सर्वेश्वर दयाल काव्य में काव्य बिंबों की अपनी भूमिका है। कविता में बिंब ग्रहण आवश्यक है। ब्रैकेट में बिंब विधान का संबंध काव्य के विषय वस्तु और रूप दोनों से होता है। बिंब विषय को ग्राहक बनाता है और रूप को चमकाता है। आज कवि की श्रेष्ठता का आधार यही बिंब विधान है। सर्वेश्वर दयाल ने अपनी कविता में प्रतीकों से यह काम बहुत लिया है। उनके बिंब समकालीन यथार्थ को मूर्त करते हैं। फ्रेंड्स इसमें ही बताने का प्रयास किया गया है जो काव्य बिंब है उसमें हम देखते हैं कि जो क्या कहते हैं यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। विषय वस्तु और रूप दोनों से होता है। बिंब विषय को ग्राह्य बनाता है। यानी कि कोई भी विषय हो यदि उसमें बिंब अर्थात बिंब मतलब जैसे यदि हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका जो बिंब है हमारी आंखों में बन जाए, प्रतिबिंब आप कह सकते हैं, जो प्रतिबिंब है वो हमारी आंखों में बन जाए। जैसे फ्रेंड्स यदि आप लोग कोई क्या कहते हैं मुंशी प्रेमचंद की यदि कोई उपन्यास पढ़ेंगे, नोवेल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो लिखते हैं वो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने प्रकट होता है। मतलब प्रकट नहीं है वो, हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल एक क्या कह सकते हैं मूवी की तरह देख रहे हैं। तो उसी को बिंब कहते हैं और उसी को कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविताओं में भी हमें देखने को मिलता है। और जब हम उसको इनकी कविताओं में देखते हैं जिस प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी के हैं वो हमारी आंखों के सामने बिल्कुल प्रकट होता हुआ प्रतीत होता है, ठीक उसी प्रकार कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की भी कविताओं पढ़ने के बाद भी ऐसा हमें आभास होता है। हम आगे फ्रेंड्स देखते हैं कि प्रतीक विधान। नई कविता के प्रतीक भी नए हैं। सर्वेश्वर दयाल ने अपने काव्य में परंपरागत प्रतीकों को भी अपनाया है और आंचलिक प्रतीकों को भी ग्रहण किया है। उनके काव्य में सर्वाधिक प्रतीक भूख और गरीबी के प्रतीक हैं, जैसे सूखी पत्तियाँ, रंगीन घड़ियाँ, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म पानी, पनियल सांप आदि। फ्रेंड्स इन सभी कविताओं में हम देखते हैं कि ये जो प्रतीक हैं वह क्या है, प्रतीक मतलब चिन्ह। वो चिन्ह कौन से हैं? भूख और गरीबी के। चूँकि कवि जो है वह शोषित वर्ग की कविताएं लिखता है, आधुनिक युग का कवि है, इसलिए हम देखते हैं कि इनके प्रतीकों में अधिकतर भूख और गरीबी के प्रतीक देखने को मिलते हैं। जिसका उदाहरण हमने देखा कि जंगल का दर्द, कुआनो नदी, ये दोनों ही कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आप लोगों को क्या कहते हैं इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं जो छंद योजना की कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की छंद योजना क्या है। काव्य के क्षेत्र में छंदों को तोड़ने का काम सबसे पहले निराला जी ने किया।
सर्वश्रेष्ठ दास की कविता में मुक्त छंद का तात्पर्य छंदहीनता से नहीं, कवि ने लोक रागों और लयों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। इन लोक आधुनों से सर्वेश्वर दयाल के काव्य को लोक से जोड़कर प्रभावशाली बना दिया है। इस प्रकार सर्वेश्वर दयाल का काव्य कला पक्ष बड़ा ही सशक्त और प्रबल है। फ्रेंड्स, ये तो हम लोगों ने देखा कि जो छंद योजना है उसको सबसे पहले तोड़ने का काम किसने किया था? निराला जी ने। निराला जी ने ही मुक्तक छंद में कविताएं लिखी। उसके बाद हम देखते हैं जितने भी कवि हैं उन्होंने सभी लोगों ने यानी आधुनिक युग के कवियों में मुक्तक छंद में लगभग सभी लोगों ने कविताएं लिखी। कुछ लोगों ने छंदबद्ध भी कविताएं लिखी, लेकिन अधिकतर कविताएं मुक्तक छंद में ही लिखी जाने लगी। ये तो फ्रेंड्स हो गई, और उसी को परंपरा को अपनाने का काम कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किया है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात। हम लोगों ने देखा काव्य पक्ष और क्या कहते हैं भाव पक्ष और कला पक्ष, दोनों पक्षों को देखा। और फ्रेंड्स, उसमें हम लोगों ने बात किया कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, छंद इत्यादि के बारे में अभी तक बात किया। तो फ्रेंड्स, बने रहिए यूट्यूब चैनल पर, और ऐसे धीरे धीरे हम सभी के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।